सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। टू ओनली यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत है। और मैं आपको जो भी 3 चैप्टर्स कंप्लीट करा चुकी हूँ, सो आज मैं उनके लेके आई हूँ यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न 3 चैप्टर्स के सेम और मिक्सचुअल क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे जो भी हमने पढ़ा है। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की आपके लिए, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। हिंदी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न चैप्टर 1, 2 और 3 जो कि मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। सो इसके देखने वाले हैं आज हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है? बताना है कि जो बालकों को कहानी पसंद आती है उसका रीज़न क्या है, क्यों आती है। हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी है। कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। जब कहानी हम उनको सुनाते हैं तो कहानी में एक इमेजिनेशन करने लगते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं। सो उनको क्या आती है, कहानी स्टोरी सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो वो उसके थ्रू जो पढ़ाई का लेवल होता है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से सीख जाते हैं। छोटे बच्चों को आप बोल देना कि चलो कहानी सुनाएंगे तो आपके साथ हो जाएंगे बिल्कुल कि चलो हमको भी सुनाओ कहानी, है ना। तो देखना आप ऐसा। फिर नेक्स्ट है, कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? कहानी में कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का कौशल है। यहाँ पर बताया गया है कि कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए। तो कहानी में कौतूहल तथा जिज्ञासा, कहानी में इमेजिनेशन, जिज्ञासा, तर्कपूर्ण, ये सब चीज़ क्या होनी चाहिए, तभी तो क्या होगा, उसको जो कहानी सुनेगा वह उसके लिए कौशल का रूप ग्रहण करेगा। आई मीन उसके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंस होगा उसके थॉट्स के अकॉर्डिंग एंड उसकी लाइफ्स के अकॉर्डिंग। तो उसको कहानी ऐसी सुनानी चाहिए जिसमें कुछ जिज्ञासा करे, वो इमेजिनेशन करे, जिसको वो फील करे। सो इस टाइप की कहानी सुनानी चाहिए टॉपिक्स के थ्रू अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट है, कहानी का महत्व बताइए। कहानी का महत्व क्या होता है, इंपॉर्टेंस। कहानी से ज्ञान में वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है तथा कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन है। बिल्कुल जो स्टोरीज होती है उससे क्या होता है, सबसे मेनली पॉइंट होता है कि नॉलेज बढ़ती है। अगर हम टॉपिक्स के अकॉर्डिंग कहानी स्टोरी सुना रहे हैं तो क्या होता है, सबसे मेन होता है कि नॉलेज बढ़ना। फिर सेकंड नंबर पे क्या होता है, कल्पना शक्ति, हमारी जो इमेजिनेशन होती है, सोचने की क्षमता, फील करने की अक्षमता, उसका क्या हो जाता है, वह डेवलप हो जाती है, उसका क्या सर्वांगीण विकास होता है। कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन है। बिल्कुल कोई इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई बैड इशू नहीं है। सो क्या है, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत गुड एक वो कौशल माना जाएगा स्टोरी। सो आगे, लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है? लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है? लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती है। किससे? लोक कथा जो होती है, हमने आपको पढ़ाया था कथा क्या होती है। तो लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक जो ये होते हैं, धार्मिक स्थल तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती है। जो सोसाइटीज़ होती है या फिर शिक्षाप्रद जो टीचिंग मेथड होते हैं उसमें क्या की जा सकती है, भावनाएं उत्पन्न की जा सकती है। किसके थ्रू? लोक कथा के अकॉर्डिंग। किसमें? माइंड्स को, जब वह अपने माइंड्स में इन बातों को लाएगा सोसाइटी के एंड टीचर्स के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, वह एक अच्छा प्रकार का लोक कथा से क्या होगा, प्रभावित होगा। सो आगे है फिर, मौखिक शिक्षण कितने प्रकार का होता है? मौखिक शिक्षण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ध्वनि कितने प्रकार की होती है? तो ध्वनि 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। आपको यहाँ से देख कर चलना है। मैं क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकती हूँ, आज क्वेश्चन ही सारे हैं, आज तो आपसे बनता है कि क्वेश्चन पूछूंगी। फिर नेक्स्ट है, शब्द किसे कहते हैं? अपने भाव को दूसरों तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। यहाँ पर बताया गया कि शब्द किसे कहते हैं। तो अपने भाव को दूसरों तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। और इन ध्वनि के जो मेल होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे कि मैंने ध्वनि निकाली आ, या फिर कुछ भी निकाल दी, का, खागा, कुछ भी मैंने ध्वनि निकाल दी, बट मैंने उसको एक किसमें सजेशन कर लिया, उनको सही तरीके से, मैं जो भी हमारे वर्ड्स हैं उनको सही तरीके से मिलान कर लिया उनको। तो एक जब सही तरीके से मेल को ध्वनियों
ध्वनियों के मेल को हम क्या कहेंगे? शब्द कहते हैं। गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या आशय है? शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षण व विद्यार्थी दोनों ही क्रियाशील रहे। देखो यहाँ पर पता है गतिविधि एक्टिविटी क्या होता है कि शिक्षण कार्य में वही विधि यूजफुल मानी जाती है जिसमें कि शिक्षण व विद्यार्थी दोनों ही क्रियाशील है, जिसमें शिक्षण भी जो टीचर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें दोनों क्या रहे, बिल्कुल एक्टिव रहे, गतिशील रहे, दोनों की एक मेनली थॉट्स एंड मेंटली जो होती है उनकी थॉट्स सब क्या रहे, बिल्कुल सेम रहे, गतिविधि करे, दोनों एक्टिविटी करे किसी भी टॉपिक पर। सो क्या होगा फिर? वह शिक्षण बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। फिर नेक्स्ट है, विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है? विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिकोत्सव तथा अन्य समारोह की भागीदारी व उपलब्धिता द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। कुछ वर्ड्स तो ऐसे होते हैं मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, सो कोई नहीं। देखो यहाँ पे बताया गया है कि क्या होता है विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन। तो विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा क्या होता है? बाल सभा जिसमें क्या होते हैं जिसमें जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी क्या होती है, एक सभा होती है, पूरी ग्रुप्स होता है। विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, कुछ टॉपिक लिया तो उस पर क्या करना, वाद विवाद, उस अपने थॉट्स लगाए उस पर, जो भी प्रॉब्लम्स है तो वाद विवाद करना। अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, कुछ टॉपिक्स के अकॉर्डिंग क्या करना, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता करना। वार्षिकोत्सव तथा अन्य समारोह की भागीदारी व उपलब्धिता द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। इसी को क्या कहते हैं हम? इसी को हम कहते हैं विद्यार्थी गतिविधि का मूल्यांकन। फिर नेक्स्ट है, गद्य का अर्थ लिखिए। जिस रचना में छंद, शास्त्र के गण तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते वे गद्य है। देखो जिसमें क्या नहीं होते, इसमें छंद, शास्त्र के गण तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते, उसको क्या कहते हैं? उसी को हम गद्य कहते हैं। जिसमें कि जैसे कि वह गण होता है कि ये मात्रा लगी हुई है तो इस पर जैसा ही है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगी। अगर 1 होता है तो उस पर क्या होता है, उस पर 1 होता है सिर्फ ओनली। तो इस टाइप के जो भी सिस्टम्स है वो गद्य में नहीं है, इनसे क्या होते हैं, वह मुक्त होते हैं। सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। सूक्ष्म पाठ द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग, शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि, मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों इत्यादि का ज्ञान, कल्पना शक्ति का विकास। देखो जो सूक्ष्म पाठ होता है, क्या होता है सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य? तो सूक्ष्म पाठ जो होता है वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग, किसका? ग्रामर्स का। जो हिंदी ग्रामर्स होती है, जो हिंदी ग्रामर्स के थॉट्स होते हैं उनकी क्या होनी चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उनकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि, और इससे क्या होता है, इसमें जो हमारे शब्द ज्ञान होते हैं, जो बोलने के वर्ड्स होते हैं, उसमें क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, बहुत ज़्यादा। इनसे हमको क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है। और फिर मुहावरा, लोकोक्ति, सूक्तियों इत्यादि का भी क्या हो जाती है, हमको नॉलेज हो जाती है। किसके थ्रू? सूक्ष्म पाठ के अकॉर्डिंग। कल्पना शक्ति का विकास होता है, इमेजिनेशन करते हैं हम, उसके थ्रू सोचते हैं, फील करते हैं बातों को, सो उसी को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म कहते हैं। द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? द्रुत है वो, सॉरी कोई बात नहीं, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसे बना लेना इसको। द्रुत पाठ का अर्थ है शीघ्रता से पढ़ना, शीघ्रता से पढ़ना। तो द्रुत पाठ का जो मीनिंग्स होता है उसका मतलब होता है कि शीघ्रता से पढ़ना, बिल्कुल भी कुछ नहीं, मतलब कि कोई भी किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम्स नहीं करनी, क्या पढ़ना, उसको शीघ्रता से पढ़ना, उसी को क्या कहते हैं, हम द्रुत पाठ कहते हैं। बिल्कुल सही ध्यान से देख कर चलना है क्योंकि मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ आपसे। फिर है यहाँ पर हिंदी की प्रथम यात्रा। हिंदी की जो प्रथम यात्रा है वह कौन है और कहाँ से हुई, तो ये बताएंगे हम। लंदन यात्रा, महादेवी वर्मा। कौन है? हिंदी की जो प्रथम यात्रा है कौन है, महादेवी वर्मा, और कहाँ से हुई थी, फर्स्ट लंदन। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी, चंद्रलोक की यात्रा, केशव प्रसाद सिंह। कौन है? जो हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी है वह किसकी है, तो वह चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद की है।
सो याद कर लेना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 1-2 बार देख लेना वीडियो, सो याद हो जाएंगे। फिर हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी। कौन है? इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी। हिंदी की प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान। कौन है? लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान। सो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई थॉट्स नहीं लगाना है कि क्या समझा इसमें, तो कोई नहीं, इनको याद कर लेना। हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय गोपाल शर्मा। कौन है? दयानंद दिग्विजय गोपाल शर्मा। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक बनारसी दास जैन। कुछ वर्ड्स ऐसे हो जाते हैं कि मुझे भी कंफ्यूज कर देते हैं, स्टूडेंट्स को तो क्यों ना कंफ्यूज कर दे जो छोटे बच्चे होते हैं, सो कोई नहीं। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास। कौन है? हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वह क्या है? तो परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास। हिंदी की प्रथम मौलिक नाटक नहुष गोपाल चंद। इतने डिफिकल्ट से नाम है। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार देवसेन। हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद नवी शताब्दी। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना राय किशन दास। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद। सो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई समझाने का कोई मेरे को यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है, सो कोई नहीं, याद कर लेना। शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक राम प्रसाद निरंजनी। दक्षिण भारत में हिंदी खड़ी बोली में साहित्य सर्जन करने वाले प्रथम साहित्यकार कौन है? मुल्ला विजय। सो आज के लिए सिर्फ ओनली इतना ही। ये हम आपको डेली वाइज बताते हैं। DLED ऑल सेमेस्टर क्लासेस अवेलेबल है, यहाँ पर उपलब्ध है इस चैनल पर। ऑल फ्री क्लासेस, कोई चार्ज नहीं है। यूट्यूब चैनल क्या है? हाई फाई स्टडी। अगर किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अच्छा लगा हो तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, क्वेश्चन आया था, मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, सो आप मेरे को बताना कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है। मैंने इसमें पढ़ाया है भी कि ध्वनि के बारे में मैंने पढ़ा है कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है, तो आपको ये बताना है कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। अगर आप बता सकते हो तो सो आप बता देना, वरना मैं कल बता दूंगी। फिर देखते हैं कितने बच्चे एक्टिव रहते हैं क्लास में, कौन बताएगा कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है। सो फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर दूंगी। और जो ये रचनाएं वगैरह थी इनको आप याद कर लेना, इसमें कोई समझाने के थॉट्स मेरे को नहीं लगे। सो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।